हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डेटाबेस सिस्टम का जो पूरा कोर्स है उस तमाम कोर्स को हम रिवाइज़ करेंगे और एक ही वीडियो की ये तकरीबन आधे से 1 घंटे की ये वीडियो में भी बन जाए। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। जो मुख्तलिफ़ तरह के सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं या कंप्यूटर साइंस के टेस्ट या फिर ये पब्लिक सर्विस कमीशन के जो टेस्ट होते हैं उन तमाम में ये वीडियो आपको हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि आपके लिए पूरी डेटाबेस की बुक रिवाइज़ करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये मैंने उन लोगों के लिए वीडियो बनाई है जो कम वक्त में तैयारी करना चाहते हैं डेटाबेस के सब्जेक्ट की। इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी मैं वीडियो वक्तन फ़वक्तन डाल दूंगा। आपने कमेंट करके बता देना कि आप और किस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करना चाहते हैं और मैं पूरे सब्जेक्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको रिवाइज़ करके दे दूँगा। तो चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस की डेफिनेशन अगर आपसे कही जाए तो डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। एक तरह का जब डेटा हम एक जगह पर इकट्ठा करके रखते हैं तो डेटाबेस कहलाता है। और कंप्यूटर में हम क्या करते हैं कि जब हम डेटाबेस बनाने लगते हैं तो हम टेबल्स बनाते हैं। तो डेटाबेस भी हमने बात की है डेटा की, तो हम कहते हैं कि जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं वो डेटा कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, हम कहें कि रोल नंबर है तो रोल नंबर 1, 2, 3, अब ये सारे क्या हैं, डेटा ही हैं। और इसके अलावा अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हम कहते हैं कि द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज़ इन्फॉर्मेशन, कि जब हम डेटा पर प्रोसेसिंग करते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन हासिल होती है। चलिए, इसमें मैं अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने लगा क्योंकि आप सबको इसकी हो ना है और हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो चलिए हम आगे मूव करते हैं। ये यहाँ पर अगर आपको मैं वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, यहाँ पर आप जाकर रिवाइज़ भी कर लीजिएगा। तो ये देखें, यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स का एक टॉपिक है। ये यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा क्योंकि इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, ये बस एक दफ़ा रीड करने वाली चीज़ें हैं। तो ये सारी आपने हिस्ट्री भी एक दफ़ा ज़रूर रीड कर लेनी है यहाँ से, क्योंकि जो टेस्ट है उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी MCQs डेटाबेस के काफ़ी MCQs पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम आगे मूव करते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम की। अगर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे मेंशन हैं। जिस तरह हम कास्ट की बात करें तो हम कहते हैं कि वी नीड टू बाय एक्सपेंसिव हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड हाईली पेड टेक्निकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, कि अगर हम डेटाबेस अपनी मेंटेन कर रहे हैं डेटा को सेव करने के लिए तो हमें एक्सपेंसिव किस्म के हार्डवेयर ख़रीदने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम वेबसाइट की बात करें तो हमें वेब सर्वर ख़रीदना पड़ता है और वहाँ पर हमें अपना डेटाबेस स्टोर करना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा डेटा होगा, जितनी ज़्यादा बड़ी डेटाबेस होगी, उतना ही बड़ा हमें वेब सर्वर ख़रीदना पड़ेगा और उतनी हमें ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस तरह का जो है ना, ये हम कहते हैं कि ये बात है कि अगर आप डेटाबेस को चूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए तो आपको ना काफ़ी एक्सपेंसिव भी पड़ सकता है। अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो डेटाबेस जो है ये इतनी इजी भी नहीं है जिस तरह कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डाटा सेव करके रख लेते हैं या एक्सेल में डाटा सेव करके रख लेते हैं। डेटाबेस एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, यानी कि ऐसे नहीं है कि एक आम बंदा उठेगा और डेटाबेस पे काम करेगा, बल्कि इसके लिए प्रॉपर डेटाबेस की समझ होना ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर अच्छा, और ये जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं ये यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा, ये आपने खुद पढ़ लेने हैं, क्योंकि अगर इन चीज़ों की तरफ हम जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी हम इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ आते हैं जो कि ज़रा मुश्किल चीज़ें हैं। डेटा रिडेंडेंसी का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर हम डेटा रिडेंडेंसी की बात करें तो डेटाबेस के अंदर डेटा रिडेंडेंसी का मतलब क्या है। अगर हम डेटा रिडेंडेंसी की बात करें, डेटा रिडेंडेंसी का मतलब है कि एक ही रिकॉर्ड जो कि एक से ज़्यादा जगहों पर मौजूद है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट की हमने एक टेबल के अंदर फ़ी रखी हुई है। क्या फ़ी रखी हुई है, अगर मैं यहाँ पर कहूँ ना कि एक स्टूडेंट है, उसकी हमने एक फ़ाइल के अंदर रखी हुई है कि उसने हमें फ़ी दे दी है 1000। और एक और फाइल है, अगर हम डेटाबेस से हट के बात करें, एक और फाइल है जिसके अंदर हमने रखा हुआ है कि स्टूडेंट की फ़ी 0 है, यानी कि स्टूडेंट ने अभी हमें फ़ी नहीं दी। अब ये हमारे पास है फ़ाइल 1 और ये हमारे पास फ़ाइल 2। अब यहाँ पर देखें कि हम किस फ़ाइल पे यकीन करें। हम किसी एक फ़ाइल पे यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि एक फ़ाइल कह रही है कि बच्चे ने फ़ीस नहीं दी और फ़ाइल 2 कह रही है कि बच्चे ने 1000 फ़ी दे दी है। तो ये होती है रिडेंडेंसी, यानी कि एक ही डाटा का एक से ज़्यादा जगहों पर मौजूद होना डेटा रिडेंडेंसी कहलाता है। और अगर हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस जो है ये डेटा रिडेंडेंसी को रिमूव करती है, यानी कि अगर हम डेटाबेस को प्रॉपर तरीके से बनाते हैं और यूज़ करते हैं तो डेटा रिडेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है डेटा इनकन्सिस्टेंसी। डेटा इनकन्सिस्टेंसी क्या होती है, हम कहते हैं कि अगर डेटा रिडंडेंट होगा तो चांसेस हैं कि डेटा इनकन्सिस्टेंट होगा। कैसे,
इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा डाटा जिस पर यकीन ना किया जा सके, जो कंसिस्टेंट ना हो, जो रिलायबल ना हो। आप देखिए ना, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये 2 फाइल्स हैं, ये रिडंडेंसी मैं आपको शो करा रहा हूँ यहाँ पर। अब ये रिडंडेंसी है, तो अब ये देखें ना, इसने इनकंसिस्टेंसी क्रिएट कर ली। कैसे इनकंसिस्टेंसी क्रिएट कर ली कि मैं कंसिस्टेंटली नहीं यकीन कर सकता कि स्टूडेंट ने 1000 फ़ी दिया या स्टूडेंट ने फ़ी नहीं दी, तो इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंसी। तो जब डेटाबेस इंट्रोड्यूस होती है तो डेटाबेस रिडंडेंसी को भी रिमूव करती है और इनकंसिस्टेंसी को भी रिमूव कर देती है। चलें जी, अब हम बात कर लेते हैं डेटाबेस यूज़र्स की, कि डेटाबेस के यूज़र्स कौन कौन से हो सकते हैं। अगर हम बात करें यूज़र्स की, तो चलें पहले हम देख लेते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स के बारे में। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जी। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स वर्क ऑन द डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ DML क्यूरीज। जो हमारे पास डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस की क्यूरी होती हैं, उन पर ये काम करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर। और हम कहते हैं कि द DML क्यूरीज कैन बी रिटन इन एनी एप्लीकेशन प्रोग्राम जस्ट लाइक पास्कल, C++ एंड जावा एक्सेट्रा। इसके बाद आते हैं सोफिस्टिकेटेड यूज़र। सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स वो होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये SQL क्यूरीज लिखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि SQL की इंसर्ट की क्यूरी होती है, डेटा को सेलेक्ट करके व्यू कराने की क्यूरी, डेटा को डिलीट और अपडेट कराने की क्यूरी। तो इस तरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये कौन से यूज़र्स परफॉर्म करते हैं? ये सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स इन्हें हम कहते हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो SQL की क्यूरीज लिखें। चलें जी, आगे मूव करते हैं। फिर होते हैं स्पेशलाइज्ड यूज़र्स। स्पेशलाइज्ड यूज़र्स को हम कहते हैं कि ये सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स भी कहलाते हैं, लेकिन इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है? ये राइट करते हैं स्पेशल डेटाबेस के एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी कि डेटाबेस पे काम करने के लिए जो हमने स्पेशल किस्म के एप्लीकेशन प्रोग्राम राइट करने होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड यूज़र्स ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करते हैं। और हम कहते हैं कि स्पेशलाइज्ड यूज़र्स जो हैं वो सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। यानी कि कौन सी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं कि वो SQL की क्यूरीज भी साथ साथ लिख रहे होते हैं। फिर आ जाते हैं स्टैंड एलोन यूज़र्स। स्टैंड एलोन यूज़र यूज़ द रेडीमेड डेटाबेसेस एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस विद मेन्यूज, आइकन्स एंड बटन। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हमारे पास अगर कोई इंटरमीडिएट का बोर्ड है और उसकी जो डेटाबेस है वो बनाने वाले कुछ और थे, लेकिन अब क्या है कि जो क्लर्क्स हैं उनको हमने वो डेटाबेस प्रोवाइड कर दिया और एक इंटरफेस भी प्रोवाइड कर दिया कि वो अपना काम करते रहें। तो अब उन्हें हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे स्टैंड एलोन यूज़र्स, जो कि रेडीमेड डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल इंटरफेसेस, जिसमें मेन्यूज़, आइकन्स और बटन्स मौजूद हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं नेटिव यूज़र्स। नेटिव यूज़र्स कौन होते हैं? जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर लेते हैं एक अच्छी डेटाबेस के साथ, तो फिर नेटिव यूज़र्स की बारी आती है कि नेटिव यूज़र्स ही वो एक्चुअल यूज़र होते हैं जो कि अपना काम परफॉर्म करते हैं। जिस तरह से मिसाल के तौर पर हम बात कर रहे हैं, लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की, तो हमारा जो लाइब्रेरियन होता है वो हमारे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में लॉगिन करते हैं और सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं और स्टूडेंट्स को बुक्स वगैरह इशू करते हैं। तो वो बेसिकली नेटिव यूज़र के तौर पर काम कर रहा होता है। अब हम बात कर लेते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। तो दोस्तों, ज़्यादातर जो टेस्ट होते हैं उनमें ये जो डेटाबेस के यूज़र्स हैं इनमें से अक्सर क्वेश्चन आए होते हैं, तो आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए कि डेटाबेस के यूज़र्स कौन कौन से और किस किस तरह के होते हैं। अगर हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो नाम से ही जाहिर है कि पूरी की पूरी डेटाबेस को एडमिनिस्ट्रेट करने वाला, पूरी की पूरी डेटाबेस को मैनेज करने वाला। तो हम कहते हैं कि द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग, यही वो बंदा है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो गुड डेटाबेस एनवायरनमेंट क्रिएट करे और तमाम यूज़र्स को अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करे। ऊपर जितने भी यूज़र्स की मैंने बात की उन तमाम को फैसिलिटेट करना और उन तमाम को एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, जिसमें आ जाती है इंस्टॉलेशन ऑफ द डेटाबेस। अब आपसे MCQs पूछा जा सकता है कि इंस्टॉलेशन ऑफ डेटाबेस किस यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, नेटिव यूज़र की, या किस तरह के यूज़र की? तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंस्टॉलेशन ऑफ द डेटाबेस है और टेक्निकल इश्यूज़ को रिजॉल्व करना, ये जिम्मेदारी होती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। तो ये ऐसे MCQs है जो कि अमूमन पेपर्स में पूछा जाता है।
तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि हो सकता है कुछ लोग बोर हो रहे हो कि या कुछ लोग ऐसे हों जो कि जिनकी डिमांड हो कि फ़लानी चीज़ मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो मैं देखें बात सिंपल सी है कि मैं सारों को तो सेटिस्फाई नहीं कर सकता क्योंकि एक वीडियो और उसमें पूरा सब्जेक्ट कवर करने, तो बस जो आता है बस उससे आप लें और मज़े करें। बाकी आप इस चीज़ को ना देखें कि फ़लानी चीज़ आपको चाहिए और मैं नहीं करा रहा, क्योंकि अब हर एक को ना सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। तो चलें आगे हम मूव करते हैं। डेटाबेस यूज़र्स के बाद हम आते हैं हायरार्किकल मॉडल की तरफ। ये मेरी तरफ से एक ट्राई है कि मैं आपको पूरा कोर्स रिवाइज करके दे रहा हूँ। अब आप होता ही है कि इस तरह की जब हम वीडियो बनाते हैं तो उमूमन नीचे कमेंट आने लग जाते हैं कि भाईजान ये कौन सा पूरा कोर्स है, ये है वो है। तो भाई दुनिया में 100% कोई चीज़ नहीं होती, बस हम एक ट्राई कर सकते हैं और मैं भी एक ट्राई कर रहा हूँ कि डेटाबेस का जो कोर्स है वो मैं किसी तरीके से आपको उसकी एक समरी सी दे सकूं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं डेटाबेस मॉडल्स के बारे में, जिसमें से पहला मॉडल है हायरार्किकल मॉडल। तो अगर हम हायरार्किकल मॉडल की बात करें तो हायरार्किकल मॉडल के मुताबिक ऑल द रिकॉर्ड्स हैव ए पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप। इसमें जितने भी रिकॉर्ड होते हैं वो आपस में पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप रख रहे होते हैं। इसकी मिसाल हम कुछ ऐसे ले लेते हैं कि मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 रिकॉर्ड हैं। तो अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, अब ये देखें, अब ये इंजन का पेरेंट है मोटर बाइक और बॉडी का पेरेंट है मोटर बाइक, लेफ़्ट डोर का पेरेंट है बॉडी और राइट डोर का भी पेरेंट है बॉडी। तो इस तरह का जो मॉडल होता है इसे हम कहते हैं हायरार्किकल मॉडल, जिसमें मुख्तलिफ रिकॉर्ड जो हैं वो आपस में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप रख रहे होते हैं। तो चलें अब हम इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं हायरार्किकल मॉडल के बारे में। अगर हम कहें कि हायरार्किकल मॉडल इज़ कॉम्प्लेक्स मॉडल, जब पेरेंट और चाइल्ड बनते जाएंगे रिकॉर्ड्स आपस में तो ये एक कॉम्प्लेक्स मॉडल बन जाएगा। और इसमें एक बात यह है कि एक पेरेंट जो है 1 पेरेंट पर चाइल्ड इज़ अलाउड इन द हायरार्किकल मॉडल। एक चाइल्ड है तो उसका सिर्फ एक ही पेरेंट हो सकता है, एक से ज़्यादा पेरेंट नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर अगर ये चाइल्ड है C1 तो इसका जो पेरेंट होगा वो सिर्फ एक ही हो सकते हैं। जिस तरह सॉरी यहाँ पर मैं इसको दोबारा जी, मिसाल के तौर पर मेरे पास है एक चाइल्ड 1, तो चाइल्ड 1 का एक ही पेरेंट हो सकते हैं। अगर इसका पेरेंट है P1 तो P2 इसका पेरेंट नहीं हो सकता, यानी कि एक वक्त में एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट होगा। और इसमें हम कहते हैं कि डेटा जो है वो हम हायरार्किकल फैशन में ऑर्गेनाइज करते हैं। और इसके अलावा हम कहते हैं कि देयर इज़ ए लैक ऑफ स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस इन हायरार्किकल मॉडल, क्योंकि पेरेंट और चाइल्ड बन रहे होते हैं। और नेविगेशन सिस्टम होता है वो भी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि वही बात है कि पेरेंट चाइल्ड की एक हायरार्की सी बनने लग जाती है। और डेटा जो है वो इंडिपेंडेंट होता है यहाँ पर। और डेटा हायरार्किकल मॉडल की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि अमूमन MCQs में पूछी जाती है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलनी, बिल्कुल भी नहीं भूलनी। और वो क्या है, वो ये है कि हायरार्किकल मॉडल डज नॉट सपोर्ट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपने लाजमी याद रखनी है कि हायरार्किकल मॉडल जो है वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करता। ये लाजमी याद रखना है आपने, इसमें से अक्सर MCQs पूछ लिया जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ हायरार्किकल मॉडल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। जैसे अगर हम डिलीशन की बात करें कि कोई रिकॉर्ड हमें डिलीट करना पड़ जाता है तो हम कहते हैं कि इफ़ पेरेंट इज़ डिलीटेड, अगर पेरेंट डिलीट होता है द चाइल्ड हैज़ आल्सो डिलीटेड ऑटोमेटिकली। हायरार्किकल मॉडल में अगर हम पेरेंट को डिलीट करते हैं तो चाइल्ड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs आता है इसमें से भी। इसके अलावा डाटा हायरार्की की बात करें तो इसके अलावा अगर हम डाटा हायरार्की की बात करें तो हम कहते हैं कि डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए हायरार्किकल ट्री। डाटा को हम एक हायरार्किकल ट्री के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इस फिगर में दिखाया था। अच्छा, और ये जो हायरार्की है इसमें हम कैसे काम करते हैं, हायरार्की ये जो होती है इसमें हम मूव करते हैं पॉइंटर्स के थ्रू। पॉइंटर्स आर यूज टू लिंक द रिकॉर्ड। मिसाल के तौर पर अगर हम ये देखें, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो पेरेंट और चाइल्ड आपस में लिंक हैं, ये किसके थ्रू लिंक होंगे, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। तो ये बात आपने याद रखनी है, MCQs में पूछा जा सकता है कि किसके थ्रू करते हैं ये लिंक, तो आपने कहना है पॉइंटर्स के थ्रू। इसके अलावा अगर हम बात करें मिनिमाइजिंग द डिस्क इनपुट एंड आउटपुट की, तो हम कहते हैं कि पेरेंट एंड चाइल्ड रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड क्लोज टू ईच अदर। जैसा कि हमने देखा कि पेरेंट और चाइल्ड आपस में बहुत क्लोज स्टोर होते हैं,
ऑन द स्टोरेज डिवाइस, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पेरेंट और चाइल्ड का एक दूसरे के क्लोज स्टोर होना है, इट हेल्प्स टू मिनिमाइज द हार्ड डिस्क इनपुट एंड डिस्क आउटपुट। तो आपसे ये भी MCQs पूछे जा सकते हैं कि क्या हायरार्किकल मॉडल हार्ड डिस्क की इनपुट और आउटपुट को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है कि या नहीं करता। तो आपने कह देना कि जी बिल्कुल हेल्प करते हैं। और अगर हमने नेविगेट करना हो, हमने मूव करना हो पेरेंट टू चाइल्ड या चाइल्ड टू पेरेंट, तो इसमें हम कहते हैं कि डिस्टेंस बहुत शार्ट होते हैं, इसलिए डेटाबेस का जो एक्सेस टाइम होता है और परफॉर्मेंस होती है वो इम्प्रूव होती है। बात करने का क्या मकसद है? बात करने का ये मकसद है कि अभी तो आप ये देख रहे हैं ना, अभी तो आप देख रहे हैं हायरार्किकल मॉडल जिसमें इतना डिस्टेंस नहीं है कि एक पेरेंट और एक उसका चाइल्ड है, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर आप देखेंगे नेटवर्क मॉडल में आपको बताऊंगा, तो उसमें आप देखेंगे कि एक ही चाइल्ड के बहुत सारे पेरेंट होने लग जाएंगे और इस तरह के ना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो अभी हम हायरार्किकल मॉडल में कह रहे हैं कि जो नेविगेशन है वो फास्ट होती है। क्यों? ड्यू टू शार्ट डिस्टेंस बिटवीन पेरेंट टू चाइल्ड, डेटाबेस एक्सेस टाइम एंड परफॉर्मेंस इज इम्प्रूव। तो आपसे ये भी MCQ पूछा जा सकता है कि क्या हायरार्किकल मॉडल से वो कौन सा मॉडल है जिसमें डेटाबेस की जो है नेविगेशन वो फास्ट होती है। तो आप उसका आंसर करने के काबिल हैं आप, तो आपने आंसर कर देना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं हायरार्किकल मॉडल में वो प्री डिफाइंड होते हैं। रूट नोड, पेरेंट्स एंड द चाइल्ड, ये तमाम जो हैं ये पहले से ही डेटाबेस स्कीमा में हम डिसाइड करके रख लेते हैं। और डिफ़िकल्ट टू रीऑर्गेनाइज होता है क्योंकि जब पेरेंट और चाइल्ड की रिलेशनशिप्स बनने लग जाती हैं तो ये एक ना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अगर हमने रिकॉर्ड्स को रीऑर्गेनाइज करना हो तो। चलिए अब मैं आपको एक कंपैरिजन भी करके दिखा देता हूँ हायरार्किकल और नेटवर्क मॉडल में। ये भी आप इसमें से भी काफ़ी MCQ पूछे जाते हैं। तो पहला तो यह है कि हायरार्किकल मॉडल में देयर इज़ ए पेरेंट टू चाइल्ड टाइप रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड्स, और इसमें हम ये कहते हैं कि एक जो चाइल्ड है उसका एक पेरेंट हो सकते हैं। और नेटवर्क मॉडल में हम क्या कहते हैं कि पॉइंटर्स आर लिंक्स आर यूज टू शो ए रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड्स। वैसे तो इसमें भी पॉइंटर्स ही यूज़ होते हैं और ये जो हायरार्किकल मॉडल है इसमें भी पॉइंटर्स ही यूज़ होते हैं पेरेंट टू चाइल्ड मूव करने में। अगर हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की बात करें, जिस तरह आपको याद होगा कि रिलेशनशिप्स होती थी 1 to 1, मैनी टू मैनी, वो तमाम रिलेशनशिप अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको वो भी रिवाइज कराने जा रहा हूँ। लेकिन अभी हम मैनी टू मैनी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल डज नॉट सपोर्ट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप मॉडल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। और अगर हम नेटवर्क डेटाबेस मॉडल की बात करें तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है। मैं दोबारा बताता चलूँ कि इस पॉइंट को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, बहुत चांसेस हैं कि इसमें से MCQs आएगा। डेटा इनकन्सिस्टेंसी की बात करें तो हायरार्किकल मॉडल के अंदर क्या है कि पॉसिबल ड्यूरिंग द डेटा अपडेशन एंड डिलीशन, और पॉसिबल है कि डेटा इनकन्सिस्टेंसी करो। लेकिन अगर हम बात करें नेटवर्क मॉडल की तो नो डेटा इनकन्सिस्टेंसी। ट्रिवर्सिंग ऑफ डेटा इज कॉम्प्लेक्स इन हायरार्किकल मॉडल, और अगर हम बात करें नेटवर्क मॉडल की तो नोड कैन बी एक्सेस फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड एंड सिमिलरली फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, दिस मेक्स द डेटा ट्रिवर्सिंग वेरी इजी। हायरार्किकल मॉडल में जो ट्रिवर्सिंग ऑफ डाटा है वो कॉम्प्लेक्स है, और नेटवर्क मॉडल में ट्रिवर्सिंग जो है वो बहुत इजी है। तो ये पॉइंट भी आपने ज़रूर माइंड में रखना है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल सपोर्ट्स ट्री लाइक स्ट्रक्चर और नेटवर्क डेटाबेस मॉडल सपोर्ट्स ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर MCQs इसमें से पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा जो मॉडल है वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। तो हम कहते हैं कि जो हायरार्किकल मॉडल है वो ट्री लाइक और जो नेटवर्क मॉडल है वो ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर होते हैं। चलें अब हम हायरार्किकल मॉडल के बाद आते हैं नेटवर्क मॉडल के, और नेटवर्क मॉडल को हम थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश कर लेते हैं। नेटवर्क मॉडल में ये होता है कि एक जो चाइल्ड है उसके एक से ज़्यादा पेरेंट हो सकते हैं। जिस तरह ये आपको चाइल्ड नज़र आ रहा है तो इस चाइल्ड के एक से ज़्यादा पेरेंट हैं। तो हम बात कर रहे थे नेटवर्क मॉडल की। नेटवर्क मॉडल में कुछ इस तरह का होता है कि जो एक चाइल्ड है, जिस तरह से ये एक चाइल्ड है, एक से ज़्यादा पेरेंट इसके हो सकते हैं। जिस तरह ये भी इसका पेरेंट है और ये जो स्टूडेंट है ये भी इसका पेरेंट है। इस तरीके से एक से ज़्यादा पेरेंट हो सकते हैं। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं नेटवर्क मॉडल के बारे में। द नेटवर्क मॉडल इज़ बेटर देन हायरार्किकल मॉडल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने लाजमी माइंड में रखना है कि
हायरार्किकल मॉडल से ज़्यादा बेटर कंसिडर किया जाता है नेटवर्क मॉडल को। और ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि स्पोर्टमैन। अच्छा, इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो हमने डिफरेंस देखा था ना उसमें ये पॉइंट्स क्लियर हो गए थे। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, इस सारी जो वेबसाइट का जो लिंक है वो तो मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगा, तो आपने इसको पढ़ लेना है। अब हम आते हैं जी कीज़ के मतलब डेटाबेस की जो कीज़ होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो हम इनकी भी बात कर लेते हैं कि कौन सी की क्या होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें से अमूमन क्वेश्चन आता है कि डेटाबेस की कीज़ कौन कौन सी हैं और उनका मतलब क्या है। पहली बात हम ये कहते हैं कि जो जितनी भी हमारे डेटाबेस के टेबल के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, हम कहते हैं कि वो सारे के सारे जो हैं वो कीज़ होते हैं। कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट जो कि किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कराता है वो हम उसे की कहते हैं। और यही जो हमारी डेटाबेस टेबल की कीज़ होती हैं, इन्हीं से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सुपर कीज़। सुपर कीज़ वो होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं, बहुत ज़्यादा यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करती हैं। वैसे तो कोई भी की किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है ना, लेकिन वो जो ज़्यादा वेटेज रखने वाली है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा यूनिकली आइडेंटिफाई कराती है, उसे हम कहते हैं सुपर कीज़। सुपर कीज़ से ही हम निकालते हैं कैंडिडेट कीज़। कैंडिडेट कीज़ कौन सी होती हैं? वो तमाम सुपर कीज़ जो कि कैंडिडेट बन रही होती हैं कि मुझे प्राइमरी की बना लो, मुझे प्राइमरी की बना लो, उनके हम कहते हैं कैंडिडेट कीज़। अब कैंडिडेट कीज़ से हम कौन सी कीज़ निकालते हैं? हम प्राइमरी कीज़ भी हमने अगर डिसाइड करनी है तो कैंडिडेट की से आग़ज़ करने की कोशिश करते हैं, और कॉम्पोजिट कीज़ भी जो हम बनाते हैं वो भी कैंडिडेट की से ही हम आग़ज़ करने की कोशिश करते हैं। अब प्राइमरी की वो होती है जो कि हम किसी भी टेबल के अंदर लगाते हैं। प्राइमरी की होती है जो कि किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, और हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी हम टेबल बनाएं उसके अंदर हम प्राइमरी की ज़रूर लगाएं। और प्राइमरी की जो वैल्यू है वो नल नहीं होती, वो कोई ना कोई उसको हमने वैल्यू ज़रूर देनी होती है। और एक होती है कॉम्पोजिट कीज़। कॉम्पोजिट कीज़ कौन सी होती हैं? बाद का ऐसा होता है कि जो प्राइमरी की है वो किसी एक एट्रीब्यूट पर नहीं लग रही होती, बल्कि ऐसा पॉसिबल हो रहा है कि हम एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स पर ना प्राइमरी की लगा लें। तो अगर हम एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स पर प्राइमरी की लगाते हैं तो वो कहलाएगी कॉम्पोजिट की। तो फिर एक कॉन्सेप्ट आता है अल्टरनेट की का। अल्टरनेट कीज़ क्या कौन सी होती हैं? कुछ की देखें ना, कैंडिडेट कीज़ में से कुछ को हमने प्राइमरी की बना लिया और कुछ को हमने प्राइमरी की नहीं बनाया। जिनको हमने प्राइमरी की नहीं बनाया या कॉम्पोजिट की नहीं बनाया वो हमारी कहलाएंगी अल्टरनेट कीज़। अगर हम फॉरेन की बात करें तो फॉरेन की दो मुख्तलिफ टेबल्स को आपस में लिंक करने के लिए काम आता है। तो एक टेबल की जो प्राइमरी की है उसको हम दूसरे टेबल में जाकर फॉरेन की बना लेते हैं। इसी तरीके से हम कहें कि एक टेबल की जो कॉम्पोजिट की है उसको जाकर हम दूसरे टेबल के अंदर फॉरेन की बना लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है कीज़ का, तो आपने इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर माइंड में रखना है। इसमें से हो ही नहीं सकता कि इसमें से कोई एमसीक्यूज़ ना आए, इसमें से एमसीक्यूज़ ज़रूर आते हैं। प्राइमरी की के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूँ। प्राइमरी की वैल्यू जो है वो यूनिक होती है, और प्राइमरी की वैल्यू मस्ट बी गिवन ए वैल्यू व्हेन ए न्यू रिकॉर्ड इज इंसर्टेड। और प्राइमरी की जो वैल्यू है वो नल नहीं हो सकती। कई दोस्तों को इतराज़ हो रहा होगा कि मैं फ़ास्ट क्यों बोल रहा हूँ। मैं फ़ास्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आप कोई पहली दफ़ा नहीं पढ़ रहे, ये आप रिवाइज़ कर रहे हैं, आपको पहले से इसके कॉन्सेप्ट हैं। अगर मैं ऐसा ठहर ठहर के बोलने लग जाऊँगा तो वीडियो का मकसद ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने बिल्कुल स्लो सीखना है तो वो सेपरेट बिल्कुल वीडियोज़ मौजूद होती हैं यूट्यूब पर, आप उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो का मकसद ये है कि कम वक्त में जल्द अज जल्द आपको पूरा कोर्स कवर करा दिया जाए। ओके, तो अब यहाँ पर एक एग्जांपल हमने ली हुई है, तो ये भी हम देख लेते हैं। ये अब ये देखें, हमारे पास एक टेबल है जिसमें कीज़ हैं, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, क्लास और ईयर। हमने इसमें से सुपर कीज़ निकाली। सुपर कीज़ कैसे निकालें? ये इस तरीके से, ये सारी सुपर कीज़ हैं। अब ये थोड़ा टाइम वेस्ट करेंगे, आपको मैं लिंक दे दूंगा तो आपने ना इसको जाकर देख लेना है। अब इसमें देखें ना सुपर कीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। ये हमारा टेबल है ना, ये इसमें से अगर सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर की बात की जाए तो ये सुपर की है। रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम को मिलाया जाए तो ये भी सुपर की है। रजिस्ट्रेशन नंबर और क्लास को मिलाया जाए तो ये भी सुपर की है। रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर को मिलाया जाए तो ये भी सुपर की है। रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और क्लास को आपस में मैच कर लिया जाए तो ये भी सुपर की है। तो ये सारी सुपर कीज़ हैं। अब इन्हीं सुपर कीज़ में से हमने निकाली कैंडिडेट कीज़। ये देखें कैंडिडेट कीज़ कौन सी हैं जो कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं, बहुत ज़्यादा नुमाइंदा हैं कि वो कहती हैं कि हमें प्राइमरी की बना लो। कौन कौन सी कीज़ हैं? एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक रोल नंबर। अब हमने क्या कि हमने प्राइमरी की किसको बनाया?
हमने रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राइमरी की बनाया। अब यहाँ पर देखें, हमने अगर रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राइमरी की बनाया तो ये जो रोल नंबर है ये बेचारा अल्टरनेट की बनकर बैठ गए यहाँ पर, ये देखेंगे। यानी कि बात का मकसद ये है कि अगर प्राइमरी की ये ना होता रजिस्ट्रेशन नंबर तो प्राइमरी की कौन होता, रोल नंबर होता। ये मकसद अल्टरनेट की डिफाइन करने का। तो ये आपने ना बस देख लेना, ये देखें ये टेबल भी आपको गिवन है और इसकी एग्जांपल कीज़ भी मौजूद हैं, तो ये सारी आपको मिल जाएंगी इस ट्यूटोरियल पर। तो अभी हम टाइम को वेस्ट किए बगैर थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब आगे हम देख लेते हैं जी कौन सा टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। हाँ, हम अब नॉर्मलाइजेशन पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेटाबेस की फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अगर हम डेटाबेस की फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कह दें तो इसकी बस एक दो ही, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, इसकी एक दो ही हैं जो कि रिक्वायरमेंट्स हैं। वो ये है कि इफ़ टेबल इज़ डज नॉट कंटेन रिपीटिंग ग्रुप्स, अगर आपके टेबल में रिपीटिंग ग्रुप नहीं है तो हम कहते हैं कि जो हमारी डेटाबेस है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। रिपीटिंग ग्रुप क्या होते हैं, एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ये देखें, हर टॉपिक की आपको एक सेपरेट वीडियो भी मिल जाएगी। जो स्लो लर्नर हैं वो बेशक इन सेपरेट वीडियोस को जाके देखें यूट्यूब पर, T4 ट्यूटोरियल चैनल पर ये सेपरेट वीडियोस भी मौजूद हैं। लेकिन अभी हमारा जो फोकस है वो भागम भाग फोकस है कि जल्द से जल्द हमने काम करना है। अच्छा चलें, तो अभी हम बात कर रहे थे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की। अब ये देखें, ये हमारा टेबल है, ये अब ये जो टेबल है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने भी वैल्यूज़ हैं वो एटॉमिक हैं। मार्क्स के अंदर ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू एक ही, इन तमाम एक की वैल्यू। रिपीटिंग ग्रुप का क्या मतलब है? जिस तरह यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पर अगर मैं मिसाल के तौर पर एक और कॉलम ऐड करता हूँ एड्रेस का, या चलें एड्रेस का नहीं, मैं हॉबी का है, चलें ऐड कर लेता हूँ हॉबी। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि जो शादेब है उसकी हॉकी है क्रिकेट, और मैं कॉमा डाल के लिख दूँ कि क्रिकेट भी है और हॉकी भी है। अब ये देखें ना, ये रिपीटिंग ग्रुप है कि मैंने एक ही सेल के अंदर क्रिकेट भी लिख दिया, हॉकी भी लिख दिया। तो इस तरह के रिपीटिंग ग्रुप नहीं होने चाहिए। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि इस तरह के रिपीटिंग ग्रुप नहीं होने चाहिए। चलें अब हम मूव करते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो हमने देख ली कि रिपीटिंग ग्रुप नहीं होने चाहिए। सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ अब हम मूव करते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है? सेकंड नॉर्मल फॉर्म, पहली बात तो ये है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि आपका जो टेबल है वो ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर कोई भी रिपीटिंग ग्रुप नहीं होने चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, अब हम दूसरी बात की तरफ आते हैं। दूसरी बात यह है कि ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की एट्रीब्यूट। ये एक नई चीज़ है जो कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म ने हमें कह दी कि जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट करें प्राइमरी की एट्रीब्यूट पर। फुल्ली फंक्शनली का मतलब क्या है कि पार्शियल डिपेंडेंसी ऑफ नॉन की एट्रीब्यूट्स ऑन द प्राइमरी की एट्रीब्यूट इज नॉट अलाउड। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फुल फंक्शनल और पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है। ये इसमें से भी अक्सर एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। जिस तरह से यहाँ पर चलें, एक रोज़मर्रा ज़िंदगी से एक एग्जांपल लेते हैं कि ये एक छोटा सा बेबी है, ये उसकी मदर है और ये उसका फादर है। अब ये जो बच्ची है ये क्या करेगी? आधी अपनी माँ पे डिपेंड करेगी और आधी अपने। तो अब यहाँ पर हम कह रहे थे कि इस जगह पर हम देखें कि ये पार्शियली डिपेंड करेगी अपनी मदर पर और पार्शियली फादर पर। अब यहाँ पर सपोज हम ये कहते हैं कि इसके फादर की डेथ हो गई, तो अब ये फुली फंक्शनली डिपेंड करेगी अपनी मदर पर। तो ये होता है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी और पार्शियल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट। तो चलें अब हम इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म को देख लेते हैं। इसका भी अगर आपने अलहदा से डिटेल वीडियो देखनी हो तो ये देखें, ये वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर मौजूद है, आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी हमारा मकसद है इसको रिवाइज़ करना, तो हम जल्दी से रिवाइज़ करते हैं। ये देखें, अब ये हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल को गौर से देखें। इस टेबल के अंदर देखें कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, ड्यूटी शिफ्ट आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज, ड्यूटी शिफ्ट। अब इसके अंदर हमने जो प्राइमरी की लगाई हुई है ये इन दो पे लगाई हुई है, एम्प्लॉय आईडी और ड्यूटी शिफ्ट आईडी पे। इसका मतलब है कि हमने कॉम्पोजिट की लगाई हुई है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास की एट्रीब्यूट कौन से हैं, या ऐसे कह लें कि प्राइम की एट्रीब्यूट कौन से हैं। प्राइम एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जिन पर हमने कोई की लगाई हुई होती है, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स होते हैं जिन पर हमने कोई की नहीं लगाई होती। तो अब इस टेबल में हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन थे?
एम्प्लॉय आईडी और ड्यूटी शिफ्ट आईडी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या एम्प्लॉय नेम डिपेंड कर रहा है ड्यूटी शिफ्ट आईडी पे, तो आप कहेंगे नहीं डिपेंड कर रहा। अगर मैं पूछूं कि एम्प्लॉय नेम डिपेंड कर रहा है एम्प्लॉय आईडी पे, तो आप कहेंगे हाँ डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एम्प्लॉय नेम है ये की एट्रीब्यूट पर पार्शियली डिपेंड कर रहा है। पार्शियली कैसे कि एम्प्लॉय नेम ड्यूटी शिफ्ट आईडी पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन इस पे डिपेंड कर रहा है ये एम्प्लॉय आईडी पे, और ये हमारी सारी कॉम्पोजिट की है, तो ये पूरा कॉम्पोजिट की पे डिपेंड नहीं कर रहा बल्कि पार्शियली डिपेंड कर रहा है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम जब इस टेबल को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये चीज़ हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें ड्यूटी शिफ्ट की, तो ड्यूटी शिफ्ट आईडी पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन ड्यूटी शिफ्ट एम्प्लॉय आईडी पर इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये होती है पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसको अगर हमने ख़त्म करना है तो हम ऐसे ख़त्म करेंगे कि हम दो मुख्तलिफ टेबल बनाएंगे। एक में हम एम्प्लॉय का डाटा रखेंगे कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, और एक में हम ड्यूटी शिफ्ट का डाटा रखेंगे, ड्यूटी शिफ्ट आईडी, ड्यूटी शिफ्ट। और इन दो टेबल्स को हम कंबाइन करने के लिए एक और टेबल बना लेंगे जिसमें हम एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर एज ए फॉरेन की यूज़ करेंगे, और ड्यूटी शिफ्ट आईडी जो है वो यहाँ पर एज ए फॉरेन की, सॉरी ये नहीं, ये वाली ड्यूटी शिफ्ट आईडी हम एज ए फॉरेन की यूज़ कर लेंगे। और इस तरीके से ये तीनों टेबल आपस में लिंक हो जाएंगे। तो बस सेकंड नॉर्मल फॉर्म इतना ही कहती थी, इसकी कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बस इतनी है कि टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो और जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो फुल्ली फंक्शनली डिपेंड करने चाहिए की एट्रीब्यूट पर, पार्शियली डिपेंड नहीं करने चाहिए। चलिए अब हम जल्दी से मूव करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म पर। थर्ड नॉर्मल फॉर्म, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह के मज़ीद जब सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड हों तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि और कौन से सब्जेक्ट को आप रिवाइज़ करना चाहते हैं। चलिए अब हम आते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म की तरफ। थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है इसके नखरे सेकंड और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से भी ज़्यादा हैं। ये कहती है कि जो आपका टेबल है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी होना चाहिए, इसका मतलब है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी होना चाहिए। और एक और चीज़ ये जो लेके आ गई है वो ये कि देयर इज़ नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो चलें पहले तो हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती क्या है। अब यहाँ पर देखें, अगर सपोज हम कहते हैं ए डिटरमाइंस बी एंड बी डिटरमाइंस सी। अब यहाँ पर देखें ना, बी खुद ए से डिटरमाइन हो रहा है और ये आगे बड़ा बादशाह बन के बैठ गया कि ये सी को बी डिटरमाइन सी हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसको क्यों ना ऐसे कर देंगे ए डिटरमाइंस बी। अच्छा, अगर ऐसे है ना कि ए डिटरमाइंस बी और बी डिटरमाइंस सी, तो ये होती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलें एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए आपको समझाने के लिए मैंने कुछ ऐसा कर दिया है कि ये एक टेबल बनाया। सिटी एट्रीब्यूट को मैं वाई कंसिडर कर रहा हूँ, कंट्री एट्रीब्यूट को मैं एक्स कंसिडर कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर एट्रीब्यूट को जेड और सिटी को मैं वाई कंसिडर कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर को जेड और कंट्री को मैं एक्स रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब ये कॉन्सेप्ट देखें, हमने कहा कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि एक्स डिपेंड्स ऑन वाई एंड वाई डिपेंड्स ऑन जेड। इसका मतलब है कि एक्स डिपेंड्स ऑन जेड, और हमने कहा कि ये होती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। जिस तरह से यहाँ पे देखें कि हम कह सकते हैं कि ये देखें, चलें इसकी जो रियल एग्जांपल है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप गौर करें जी, ये हमारे पास एक टेबल है, रजिस्ट्रेशन नंबर इज ए प्राइमरी की, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास, कंट्री और सिटी। अब यहाँ पर अब काबिल गौर बात ये है कि क्या ये टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं है, इसमें रिपीटिंग ग्रुप नहीं है, तो ये यस है, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। अगर आपसे मैं पूछूंगी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है, तो जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो फुल्ली डिपेंड कर रहे हैं की एट्रीब्यूट पर, क्योंकि तो हमने कहा यस। अच्छा, अब हमने पूछा कि क्या ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। कैसे, ज़रा देख लेते हैं। समझने के लिए हमने कहा कि हम कहते हैं कि कंट्री डिपेंड्स ऑन सी, या हम कह सकते हैं कि सिटी डिटरमाइंस कंट्री एंड रजिस्ट्रेशन नंबर डिटरमाइन सिटी। अब ये जो सिटी है ये डिटरमाइन हो रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर से,
और सिटी बजाते खुद आगे डिटरमाइन कर रहा है कंट्री को, तो भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। यही तो होती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई कि ये जो सिटी है ये खुद डिपेंड कर रहा था रजिस्ट्रेशन नंबर पे, और आगे ये बड़ा बन के बैठ गया और कहता है कि जी कंट्री जो है मुझसे डिटरमाइन होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये जो हमने टेबल बनाया है ये हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म में बनाया है। हमने एक टेबल में रख दिया रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास, और एक टेबल में रख दिया सिटी और कंट्री, और इन दोनों टेबल को हमने आपस में लिंक किया एक और टेबल से जिसमें हमने रखा रजिस्ट्रेशन नंबर एज ए फॉरेन की और सिटी एज ए फॉरेन की। अब इस टेबल की प्राइमरी की यहाँ फॉरेन की बनी, इस टेबल की प्राइमरी की यहाँ पे फॉरेन की बनी। अब हम देखते हैं कि क्या ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो अब हमारा टेबल है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। अब हम जाते हैं 3.5 नॉर्मल फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म। तो उस पर अब हम जाने लगे हैं। वीडियो बहुत बड़ी हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर आपका टेस्ट पास हो जाए इस वीडियो की वजह से तो और आपको क्या चाहिए, तो थोड़ा सा हौसला रखें आप लोग। तो चलें जी 3.5 नॉर्मल फॉर्म, बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म। सिंपल सी बात है कि बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म जो है ये कहती है कि जो आपका टेबल है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी होना चाहिए और इससे पिछली सारी नॉर्मल फॉर्म्स में होना चाहिए। इसके अलावा हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। टेबल इज़ इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अच्छा, इफ़ इट इज़ इन, अच्छा चलें ये तो नहीं, हम इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं। इसमें यह है कि हम कहते हैं कि फॉर एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स डिटरमाइंस वाई, एक्स शुड बी द सुपर की ऑफ द टेबल, यानी कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नेवर डिटरमाइंस प्राइम एट्रीब्यूट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो ये यहाँ पर मैं आपको नहीं समझाने लगा क्योंकि ये वीडियो बहुत फिर बड़ी होने लग जाएगी। अगर आपने ये टॉपिक समझना हो तो ये देखें, इस ट्यूटोरियल में मैंने इसका वीडियो लिंक दे दिया है जिसमें ये टॉपिक बड़ी डिटेल में समझाया गया, तो आप यहाँ से समझ लीजिएगा। अब हम जाते हैं फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की तरफ। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि द डेटाबेस मस्ट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ 3.5 नॉर्मल फॉर्म, और दूसरा ये कहती है कि देयर शुड बी नो मोर देन वन मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज, एक से ज़्यादा मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि एक से ज़्यादा मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो चलें देख लेते हैं कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती क्या है। तो चलें यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखें हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमने स्टूडेंट, हॉबी और लैंग्वेज रखी है। तो हम कहते हैं कि द टेबल इज़ नॉट इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। क्यों ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं है ये देख लेते हैं अभी हम। अब यहाँ पर इस टेबल के अंदर आप गौर से देखें, जो स्टूडेंट 1 है उसकी हॉबी क्रिकेट है और स्टूडेंट 1 की हॉबी पोएट्री भी है। स्टूडेंट 1 की, इसे कहते हैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की, एक जो स्टूडेंट है उसकी 2 हॉबीज़ हैं। अच्छा इधर देखें आप, एक स्टूडेंट की एक लैंग्वेज है इंग्लिश और एक स्टूडेंट 1 की ही लैंग्वेज है उर्दू। अब ये एक और मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हो गई। अब इस टेबल के अंदर आप देखेंगे कितनी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अगर ये सिर्फ एक जगह एग्जिस्ट कर रही होती तो फिर तो हम कहते हैं कि टेबल फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में है, लेकिन ये एक से ज़्यादा जगहों पर एग्जिस्ट कर रही है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ये ज़रा दोबारा यहाँ पर आकर देखें ना, मैं आपको दोबारा इसकी डेफिनेशन बताऊँ कि देयर शुड बी नो मोर देन वंस मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। तो इस टेबल को अगर हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कि हम इसको कुछ ऐसे कर देंगे कि इसकी जो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाए। तो सॉरी, मोर देन वन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म हो जाए। इसकी भी प्रॉपर पूरी एक डिटेल वीडियो मौजूद है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। चलिए अब हम मूव करते हैं फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म की तरफ। नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा वेटेज होती है नॉर्मलाइजेशन की, तो ये आप ज़रूर देखिएगा। हर एक नॉर्मलाइजेशन की एक अलग सी वीडियो भी मौजूद है मेरी, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत डिटेल से समझाया हुआ है मैंने। अच्छा चलें, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म ये है कि द डेटाबेस टेबल ऑलरेडी इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, if we rejoin the database table after decomposing the database table then the actual data must not disturb। अभी तक आपने देखा कि हम नॉर्मलाइज करते वक्त एक बड़े टेबल को छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड करते जा रहे थे,
अब फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि आप इन छोटे छोटे टेबल्स को दोबारा रीजॉइन करके ज़रा देखें और देखें कि क्या डाटा के मीनिंग तो नहीं चेंज हो रहे, क्या डाटा डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा। अगर तो हो रहा है तो इसका मतलब है कि टेबल फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, और अगर डाटा डिस्टर्ब अगर डाटा डिस्टर्ब हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो टेबल है वो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। और अगर डाटा डिस्टर्ब नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि आपका जो डेटाबेस टेबल है वो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में है। इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमने सेलर, कंपनी और प्रोडक्ट रखा है, और एक में सेलर और प्रोडक्ट रखा है। अच्छा सॉरी, आप सिर्फ इस टेबल को देखें, ये जो लेफ्ट में मैंने बनाया है, हाउ टू नॉर्मलाइज इट इन फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। इसको फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमें पहली चारों नॉर्मल फार्मों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और पहली चारों नॉर्मल फार्मों में हम कन्वर्ट करें तो ये इस तरह से दो टेबल बन जाएंगे, इस टेबल के दो टेबल बन जाएंगे। अब पहले टेबल में हमने रखा सेलर और प्रोडक्ट, और दूसरे टेबल में भी हमने रखा सेलर और कंपनी। अच्छा, अब बात ये हो गई कि इन दो टेबल्स को अगर मैं रीजॉइन करूं, ये जो टेबल मैंने ये दो टेबल हैं, इनको मैं रीजॉइन करूं तो क्या डाटा डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा। तो चल ज़रा देख लेते हैं। अगर मैं ज्वाइन करूं सेलर और प्रोडक्ट का जो पहला रो है, ये देखें ना, ये जो पहली रो है, इसको अगर मैं मिलाऊं किसके साथ, दूसरे टेबल के सेलर और कंपनी के साथ, अली और T42, ये वाला, यानी इस दोनों टेबल्स की पहली रोज को ना मैं आपस में रीजॉइन कर रहा हूं। अब ज़रा आप देखें, अब ज़रा गौर से देखिएगा, जब मैंने रीजॉइन किया, इन दोनों को ऐड किया, तो मेरे पास टेबल क्या बना, अली की कंपनी है T4 और उसकी प्रोडक्ट है ई बुक। अब यहाँ से आपने इसको मैच करना, अली की कंपनी है T4 और प्रोडक्ट है ई बुक। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है। ये अभी तक हम देख रहे हैं कि ये फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में है, लेकिन अभी हमने और भी देखना है। दूसरी रो की बात करते हैं, इसकी और इसकी, इन दोनों का अगर मैं कंबाइन करूं, अरशद की प्रोडक्ट है मोबाइल और अरशद की कंपनी है नोकिया, इन दोनों टेबल्स को अगर मैं ऐड करूं आपस में, देखें ना मैंने ऐड किया हुआ है, तो मेरे पास आएगा सेलर कंपनी और प्रोडक्ट। अरशद की कंपनी है नोकिया, अरशद की प्रोडक्ट है मोबाइल। यहाँ से देखें, अरशद की कंपनी है नोकिया, अरशद का प्रोडक्ट है मोबाइल। तो यहाँ तक ये ठीक आ रहा है। अब मैं एक एग्जांपल आपको गलत करके दिखाता हूँ। जिस तरह यहाँ पर देखें, अब इसको हम देख लेते हैं, ये असद और प्रिंटर वाली, ये नहीं, इसको नहीं। अब हम ये पांचवी देख लेते हैं, ये वाली। चलिए मैं बाकियों को एम्प्टी कर देता हूँ जी। ये पांचवी रो की अब हम बात करते हैं, इनको हम रीजॉइन करके देखते हैं। असद लैपटॉप, यहाँ पर देखें असद लैपटॉप, यहाँ पर देखें असद डेल, यहाँ पर देखें असद डेल। इन दोनों का आप ऐड करें, इन दोनों का अगर हम ऐड करें तो क्या आएगा, सॉरी इसको ना मैं जी, इन दोनों का अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, असद की कंपनी है डेल और असद की प्रोडक्ट है प्रिंटर। अब यहाँ पर मैच करें इसको इनिशियल टेबल के साथ। इसको मैं सॉरी यहाँ पर इसको ना इमेज को मैं दोबारा अपनी असली हालत में लाता हूँ। ये चलें जी, अब देखते हैं। तो हम कह रहे थे इन दोनों को ऐड किया, तो ये टेबल आया, यानी कि असद की कंपनी है डेल और उसकी प्रोडक्ट है प्रिंटर। अब यहाँ पर देखें, असद की कंपनी है डेल और उसका प्रोडक्ट है, अब यहाँ पर देखें ना, असद की प्रोडक्ट क्या लैपटॉप आ रही थी ना, और यहाँ पर देखें क्या आ रही है, प्रिंटर। अब देखें ना, यहाँ पर असद डेल कंपनी में काम कर रहा था, उसकी प्रोडक्ट थी लैपटॉप। अब यहाँ पर जो कंबाइन हुआ है तो ये कह रहा है कि असद की कंपनी है डेल और प्रोडक्ट है प्रिंटर। हालांकि ये देखें ना, डेल की प्रोडक्ट थी लैपटॉप और HP की प्रोडक्ट थी प्रिंटर। तो यहाँ पर जब हमने रीजॉइन किया तो हमें पता चला कि ये गलत हो रहा है कुछ, तो इसलिए हमने कहा कि ये अभी फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म पे पूरा नहीं उतर रहा। अब इसको हम फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम कहेंगे कि टू कन्वर्ट दिस इनटू फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, हम कुछ ऐसे टेबल बनाएंगे कि हम सेलर और प्रोडक्ट का टेबल बनाएंगे और कंपनी और प्रोडक्ट का टेबल बनाएंगे और सेलर और कंपनी का एक टेबल बना देंगे। तो फिर इस तरीके से आप इनको अगर आप रीजॉइन करके देखें तो आप देखेंगे कि ये फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म पे पूरा उतर रहा है। तो दोस्तों ये तो थी नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट थे। यहाँ पर मैं फिर वही बात कहूँगा कि बहुत स्पीड में मैंने आपको समझाया, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आई तो आप डिटेल वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बड़ी तसल्ली से आपको समझाया हुआ है। अब हम देख लेते हैं जी 1-to-1 रिलेशनशिप के बारे में कि वो क्या होती है। साथ ही साथ हम ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को भी देख लेते हैं। अब ये एंटिटी का सिंबल है,
ये एट्रीब्यूट का सिंबल है, ये रिलेशनशिप का सिंबल है। हम कह रहे हैं कि वन स्टूडेंट कैन हैव वन स्कॉलरशिप और स्कॉलरशिप। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एंटिटी रिलेशनशिप को देखकर हम बनाते हैं अपना डेटाबेस का टेबल। अब इस डायग्राम को हम देखें तो हमें क्या पता चल रहा है, हमने कितने टेबल बनाने हैं? हमने 2 टेबल बनाने हैं। कौन कौन से? एक टेबल स्टूडेंट का बनाना है और एक टेबल बनाना है स्कॉलरशिप का। स्टूडेंट के टेबल में कितने एट्रीब्यूट बनाने हैं? 1 2 3। स्कॉलरशिप के टेबल में कितने एट्रीब्यूट बनाने हैं? 1 2 3। तो ये होती है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो चलिए अब हम जाते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप के बारे में कि 1-to-1 रिलेशनशिप क्या होती है। इस टेबल को गौर से देखें। इस टेबल में हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि वन स्टूडेंट कैन हैव वन स्कॉलरशिप। कि अगर स्टूडेंट आईडी 1 है तो उसको स्कॉलरशिप अगर 1 मिल गई है तो वो 1 से ज़्यादा स्कॉलरशिप नहीं ले सकता। इसे कहते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप, और नेक्स्ट रिलेशनशिप है 1-to-many रिलेशनशिप। तो चलें अब हम वो भी रिवाइज कर लेते हैं। 1-to-many, जी 1-to-many रिलेशनशिप। हाँ, इसमें आप देखें, अब इसमें हम क्या कह रहे हैं? वन एम्प्लॉय कैन हैव मैनी सैलरी स्लिप्स। इसे हम कहते हैं 1-to-many। जिस तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो जी हाँ, यहाँ पर आप गौर से देखें ना, तो हम कह रहे हैं कि सैलरी स्लिप ID 1 जो है, ये सैलरी भी हम किसको दे रहे हैं? एम्प्लॉय 1 को दे रहे हैं। और सैलरी स्लिप ID 2 ये भी हम एम्प्लॉय 1 को ही दे रहे हैं। आप सपोज ये करें कि एक एम्प्लॉय है जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में भी काम कर रहा है और इवनिंग शिफ्ट में भी काम कर रहा है, और हम कह रहे हैं कि मॉर्निंग की हम उसे एक अलग से सैलरी स्लिप देंगे और इवनिंग हम उसे एक अलग से सैलरी स्लिप देंगे। तो यही तो वो जगह है जहाँ पर 1-to-many रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो अब यहाँ पर ये भी वही बात हो गई ना कि एक एम्प्लॉय EID 1 है, उसको सैलरी स्लिप 1 भी मिल रही है, सैलरी स्लिप 2 भी मिल रही है और सैलरी स्लिप 3 भी मिल रही है। इसे कहते हैं 1-to-many रिलेशनशिप। अच्छा, अब हम आते हैं जी नेक्स्ट many-to-many रिलेशनशिप के बारे में हम देख लेते हैं। many-to-many, जी हाँ, ये हो गया many-to-many रिलेशनशिप। अब यहाँ पर देखें, जिस तरह हम कहें कि मैनी एम्प्लॉय कैन वर्क इन मैनी शिफ्ट्स, कि बहुत सारे एम्प्लॉय हैं जो बहुत सारी शिफ्टों में काम कर सकते हैं। जिस तरह ये देखें, एम्प्लॉय ID 1 जो है ये ड्यूटी शिफ्ट 2 में भी काम कर रहा है और एम्प्लॉय ID 1 जो है ये ड्यूटी शिफ्ट 3 में भी काम कर रहा है। अब इसी तरह से एक और केस में हम देखें कि ड्यूटी शिफ्ट ID 1 जो है वो एम्प्लॉय 2 को भी यानी कि ड्यूटी शिफ्ट 1 में काम कर रहा है और ड्यूटी शिफ्ट 1 में एम्प्लॉय 3 भी काम कर रहा है। तो इसे कहते हैं जी मैनी-टू-मैनी रिलेशनशिप। अब आपने यहाँ पर देखा कि एक एम्प्लॉय बहुत सी शिफ्टों में काम कर रहा है, एक एम्प्लॉय बहुत सी शिफ्टों में काम कर रहा है और एक शिफ्ट बहुत से एम्प्लॉयज़ उसमें काम कर रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं मैनी-टू-मैनी रिलेशनशिप। आज की हमारी इस वीडियो का आखिरी टॉपिक डेटा फ्लो डायग्राम। अच्छा, डेटा फ्लो डायग्राम हम कम बनाते हैं। देखें, हमारा जो सॉफ्टवेयर या कोई वेबसाइट होती है उस पर हम कोई काम करते हैं तो डेटा जो है वो इंटरफेस के थ्रू डेटाबेस में जाके स्टोर होता है या डेटाबेस से रिट्रीव होकर दोबारा इंटरफेस पे आता है। तो इस सारे प्रोसेस को हम डेटा फ्लो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम जब किसी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं तो हम उसकी पहले डेटा फ्लो डायग्राम बनाते हैं, उसी को देखकर ही तो पता चलता है कि हमने किस तरीके से प्रोग्रामिंग करनी है और किस तरीके से उसको डेटाबेस के साथ लिंक करना है। इसके लिए जो सिंबल्स होते हैं वो ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारे ट्यूटोरियल के लिंक दे रहा हूँ। एक तो ये आपने सिंबल याद कर लेनी है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये क्या हो रहा है। जिस तरह ये देखें, ये एक DFD है जिसमें हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट जो है
वो वेरीफाई करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ कोर्स कि कोर्स अवेलेबल है कि नहीं है। अगर तो अवेलेबल है तो स्टूडेंट क्या कर लेगा, कोर्स को एनरोल कर देगा। जब स्टूडेंट को कोर्स को एनरोल करेगा तो डाटा जाके स्टोर होगा किसके अंदर, एक टेबल के अंदर स्टोर होगा जिसका नाम है स्टूडेंट इन्फो। अब ये देखें ना, एक प्रोसेस था जिसको हमने डाटा फ्लो डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट किया और हमने बताया कि किस तरीके से हम इंटरफेस को यूज़ करते हुए डाटा को डेटाबेस में स्टोर करेंगे। हमने कहा कि स्टूडेंट एक यूज़र है जो कि अवेलेबिलिटी ऑफ कोर्स चेक करेगा, फिर कोर्स को एनरोल करेगा और आखिरकार डाटा आके डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं डाटा फ्लो डायग्राम, जिसको हम इस सारे प्रोसेस को हम DFD की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब हम किसी सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे तो हम एक यूज़र बनाएंगे स्टूडेंट, और हम कोड लिखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ कोर्स चेक करने का, वेरीफाई करने का। हम कोड लिखेंगे स्टूडेंट को एनरोल करने का, और जब स्टूडेंट को एनरोल करने का कोड लिखेंगे तो हम साथ ही उसको कनेक्शन बना देंगे डेटाबेस के साथ, और हमें एक डेटाबेस टेबल बनाना पड़ेगा स्टूडेंट इन्फो के नाम से। तो इस तरह की जो चीज़ होती है ये हम डाटा फ्लो डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट भी इसी तरह के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की वीडियोस मैं लाने जा रहा हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो कि सही समझ नहीं आ पाया मेरी जल्दी की वजह से, तो हर टॉपिक के अलग से एक डिटेल्ड वीडियो भी मौजूद है मेरे चैनल पर, तो आप वहाँ पर जाकर वो भी देखें। और कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने घर वालों को और सबका ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।